है कि आगे हमें करना क्या है। ठीक है, पहले मैं कौन सी स्लाइड लाऊंगा आपके पास, वही उत्तराखंड के इतिहास की लाऊंगा। उसके बाद मैं 15 मिनट 20 मिनट बाद 20 मिनट मतलब जो दूसरा सेशन आपका स्टार्ट होगा, उस दूसरे सेशन में आपको मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि 1960 में हमारे पास चौथा डिस्ट्रिक्ट आया था, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं कल की स्लाइडों पे आ रहा हूँ फटाफट, और जिस बच्चे से मैं पूछूं वो मेरे को जवाब दे। ठीक है, क्योंकि देखो हम इतना टाइम ले रहे हैं एक स्लाइड पे और बहुत स्लो भी चल रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से पूछूंगा। सबसे पहले एक सेकंड, मैं किसी बच्चे को ही ले आता हूँ पहले। जोन ये आपका जोन। शुभम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कल हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे, उन टॉपिक को मैं पहले पढ़ा था। हमने एक हल्द्वानी, आपको पता है कि 1857 की क्रांति हुई थी, और 1857 की क्रांति का अगर हम उत्तराखंड पर प्रभाव देखते हैं वो तो जीरो, वो नगण्य दिखता है हमें। लेकिन थोड़ा बहुत जो प्रभाव हमें दिखा वो कुमाऊं के क्षेत्र में दिखा था, और कुमाऊं के क्षेत्र में जो प्रभाव दिखा उसके पीछे कौन कौन से आपके लोग थे जिनकी वजह से जो है आपके ये प्रभाव हमें देखने को मिले। शुभम, शुभम आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। बताओ मेरे को कि 1857 की जो क्रांति हल्द्वानी के क्षेत्र में जो काम हुआ था, थोड़ा बहुत जो आपका क्रांति का प्रसार हुआ था, उस क्रांति के प्रसार के बारे में बताओ, क्या जानते हो? अभी सर रिवाइज नहीं किया मैंने आज। क्यों? अदिति, आप माइक ऑफ करो। अदिति। जी सर, हल्द्वानी हाँ का। हाँ, हल्द्वानी से बताओ आप मुझे ना, कुमाऊं में जो है कुछ घटनाएं हुई थी, 2-3 घटनाएं हुई थी, वो घटनाएं कौन कौन सी थी, फटाफट। तो यहाँ पे तो रोहिला का जो नवाब था खान बहादुर खान, उसने ब्रिटिशर्स को हराया था। तो फर्स्ट वाली वॉर में तो लोग जीत गए थे और ब्रिटिश हार गए थे, लेकिन सेकेंड वाली में ब्रिटिश जीत गए थे। फर्स्ट वाले में जिनको इन्होंने हराया था उनमें से मैक्सवेल चैंपियन करके कैंपबेल। मैक्स, हाँ बोलो बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हो। मैक्सवेल बेचर। हाँ और आगे। खान बहादुर खान का जिसने साथ दिया था वो थे फजल हक और काले खान। ठीक है। उसके बाद आप, हाँ उसके बाद जो सेक्शन है वही पूछना चाह रहा हूँ एक्चुअली। ये सेक्शन ना भी बताते आप तो कोई दिक्कत नहीं थी। आपको बताना है मेन सेक्शन कि कुमाऊं से क्रांति का प्रसार, जो काली कुमाऊं फैला, यानी चंपावत के क्षेत्र में जो फैला, चंपावत के क्षेत्र में क्रांति के प्रसार के पीछे कौन व्यक्ति था, और उस व्यक्ति ने कौन सा ऐसा काम किया था जिसकी वजह से वो हमारे इतिहास में, हमारे हिस्ट्री में बहुत फेमस हो गया, कौन था? तो जो वहाँ पे था चंपावत का कालू मेहरा था। हाँ ठीक है। उसने क्रांतिवीर संगठन भी बनाया था। हाँ। और बाकी हाँ, इन्होंने वहाँ पे अटैक किया था लोहा घाट में। लोहा घाट की चांदमारी, हाँ चांदमारी की बैरक जो था वहाँ पे उन्होंने वेपन्स वगैरह सारे चुराए। और फिर उन्होंने वो कवाईराला नदी के पास एक गांव है, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ किरमोला विलेज में उन्होंने उसको छुपा दिया था सबको। हाँ। और फिर उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स को पता चल गया था, तो ब्रिटिशर्स ने फिर वापस उस पर कब्जा कर लिया था, और फिर ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी कुमाऊं में वो खत्म हो गई। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। तो ये था 1857 का संग्राम, जिसमें हमने कालू मेहरा की बात की थी। इसी वजह से कालू मेहरा को हम क्या कह रहे थे, उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन का पहला क्रांतिकारी कह रहे थे। ये हम डिस्कस कर चुके थे, क्रांतिवीर संगठन हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट में डिबेटिंग क्लब पे आ रहा हूँ, और जिस बच्चे से मैं पूछूं वही जवाब देगा डिबेटिंग क्लब के बारे में मुझे। मैं आ रहा हूँ अब कौन किस पे आऊँ? दीपक नेगी। दीपक आप बताओ डिबेटिंग क्लब के बारे में क्या जानते हो? सर इस क्लब की स्थापना बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा की गई। हाँ। राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए। ठीक है। और इसकी स्थापना कुमाऊं में हुई, ये अल्मोड़ा में। बिल्कुल अल्मोड़ा में हुई, हाँ 1871 में। 1871 में पहला 1871 में या 1870 में? 1871 में सर। डिबेटिंग क्लब 1870 में डिबेटिंग क्लब, और 1871 में पहला कुमाऊनी अखबार निकला। हाँ क्या नाम था? कुमाऊनी अखबार। हाँ कौन सा था, नाम बताओ। अल्मोड़ा अखबार। अब ये बताओ कि डिबेटिंग क्लब बनाया किसने था? बुद्धि बल्लभ पंत जी ने।
हाँ, बुद्धि बल्लभ पंत जी ने बनाया था। और बुद्धि बल्लभ पंत जी ने जब बनाया तो अल्मोड़ा अखबार निकला, और अल्मोड़ा अखबार के निकलने के बाद फिर आपको पता है कि 1883 में जो है एक घटना हुई थी अल्मोड़ा के क्षेत्र में। किससे रिलेटेड थी वो घटना, बताओ। भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में था ये। हाँ, ठीक है, मतलब यूरोपियन न्यायाधीशों के साथ साथ भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में था। और इसको जो है सपोर्ट किया था आपका किसने, आपका इसी जो बुद्धि बल्लभ पंत था इसने सपोर्ट किया था। हाँ, और इसी के तहत जो है अल्मोड़ा में 1883 में आपकी एक बैठक की गई थी, जिसने आपका किसको सपोर्ट किया था, आपका इसी रूल को सपोर्ट किया था, जिसको हमने क्या कहा था, बताओ, इल्बर्ट बिल विवाद। ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद। हाँ, तो थोड़ा सा यार रिवीजन करो, रिवीजन बिना रिवीजन के नहीं होगा काम। ठीक है, मैं फटाफट आ रहा हूँ आगे। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप सभी लोगों को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी, 1885 में हुई थी। और 1885 में अगर इसको स्थापित किया जाता है तो इसका जो श्रेय दिया जाता है वो LAO ह्यूम को दिया जाता है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को दिया जाता है, जिन्होंने 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है, मुंबई का कौन सा स्कूल था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था, उसमें इसकी स्थापना की थी। पहले ये प्रस्तावित था कहाँ, आपका पुणे में, लेकिन पुणे में क्या फैल गया था, प्लेग फैल गया था, जिसकी वजह से ये वहां पे नहीं हो पाया और इसको शिफ्ट करना पड़ा फिर बॉम्बे में। और बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल जो संस्कृत महाविद्यालय था, इसमें इसको जो है स्थापित किया गया। यहाँ पे इसकी स्थापना की गई 28 दिसंबर 1885 को। फिर मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों की बात की थी। कुछ अध्यक्ष हैं, इस स्लाइड को आप क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि कुछ मैंने ऐड किया है इसमें, और ठीक है, कुछ स्लाइडें मैंने और ऐड करी है, तो ये ध्यान रखना है। सीधा पूछा जाता है कि पहला अध्यक्ष कौन था, व्योमेश चंद्र बनर्जी था। कब हुआ था, 1885 में हुआ था। कहां हुआ था, मुंबई में हुआ था। दूसरा, आपका पहला पर्सी यानी पर्शियन जो आपके अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। 1986 में कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता अधिवेशन की हमें खूबसूरती क्या मिलती है कि यहाँ से उत्तराखंड की ओर से कुमाऊं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति को चुना गया था, जिसका नाम था ज्वालादत्त जोशी। तो ज्वालादत्त जोशी के साथ दो लोग वहां पे गए थे, मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम थे। जॉर्ज यूल आपके पहले अंग्रेज थे। वेडनबर्ग, आप सभी लोगों को पता है कि वेडनबर्ग वो आदमी है जिसने A.O. ह्यूम की क्या लिखी थी, आपकी जीवनी लिखी थी। तो वो भी आपका मुंबई में अध्यक्ष बना था 1889 में। तो यहाँ के आपको सारे याद रखने हैं। इसके बाद जो एग्जाम में पूछे गए आपके अध्यक्ष हैं किसके, कांग्रेस के। ये मेरा पार्ट नहीं है पढ़ाने का, मैं पहले बता रहा हूँ। इस पार्ट को आप खुद देखेंगे। मैंने केवल आपके लिए क्या कर दिया, ये फिल्टर कर दी है। जिन मीटिंग्स का आपको क्या ध्यान रखना है, सम्मेलन का ध्यान रखना है, मीटिंग्स का ध्यान रखना है, जो अक्सर पूछी जाती है। तो पहले तो ये स्लाइड आप क्या कर लें, कॉपी कर लें। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं मैं। ये नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, 3 स्लाइडें हैं। ये तीनों स्लाइडें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भारतीय इतिहास के अकॉर्डिंग। मैं उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा रहा हूँ आपको, बावजूद इसके ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसमें मेहनत करो, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अध्यक्ष ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका ये हो गया लास्ट जो स्लाइड है आपके अध्यक्षों की। इस स्लाइड पे आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है, अब आ रहा हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मेरे ख्याल से इस स्लाइड को भी मैं डिस्कस कर चुका था कि देखो, जब कुमाऊं के क्षेत्र में आपका क्या हुआ था, डिबेटिंग क्लब स्थापित हो गया था। और डिबेटिंग क्लब ने राजनीतिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना और जो आपका आर्थिक चेतना थी, उस चेतना को जगाने का काम किया। तो यही काम आपका गढ़वाल यूनियन ने जो है आपका देहरादून में किया। गढ़वाल यूनियन जो देहरादून में स्थापित हुई थी, तो वो दौर था आपका 1901 का। तो 1901 के दौर में आपका गढ़वाल में यानी देहरादून में गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई। और इस स्थापना का श्रेय दिया जाता है तारादत्त गैरोला के साथ गिरिजादत्त नैथानी, चंद्रमोहन रतूड़ी और विशंबर दत्त चंदोला, इसको वीडी चंदोला भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर संस्थापकों में आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं, इन 4 ऑप्शनों में से आपके पास ये चारों ऑप्शन देते हैं, तो इसमें वरीयता दी जाएगी किसको, तारादत्त गैरोला को। इसमें तारादत्त गैरोला का बहुत बड़ा रोल था, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई थी आपकी देहरादून में 1901 में। तारादत्त गैरोला, उसके साथियों गिरिजादत्त नैथानी, चंद्रमोहन रतूड़ी और विशंबर दत्त चंदोला ने। उद्देश्य मैंने बता दिया, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जो एजुकेशनल आपकी जो क्या थी समस्याएं थी, उन समस्याओं पर काम करना था, लोगों को जागृत करना था स्वतंत्रता के लिए साथ साथ में। और इसी सभा को जो है गढ़वाल हित प्रचारिणी सभा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और इस गढ़वाल हित प्रचारिणी सभा ले लो या गढ़वाल यूनियन ले लो, तो इसने फिर जो है गढ़वाल में क्या कर दिया, इसकी सहायता से जो है गढ़वाल में एक प्रेस की स्थापना हुई। और इसी प्रेस के माध्यम से उत्तराखंड में 1902 में आपका एक समाचार पत्र निकला गढ़वाल के क्षेत्र से, जिसको हम क्या कहते हैं, गढ़वाल समाचार पत्र कहते हैं। ठीक है, तो अब आपका सवाल पूछा जाता है कि गढ़वाल का पहला समाचार पत्र कौन सा था। आपका गढ़वाल का पहला समाचार पत्र था गढ़वाल समाचार पत्र। कुमाऊं का कौन सा था आपका, कुमाऊनी भाषा का, वो कौन सा था आपका, अल्मोड़ा अखबार।
उससे पहले कौन सा निकल चुका था, समय विनोद निकल चुका था। उससे पहले उत्तराखंड में कौन सा निकला था आपका, देहरादून से मसूरी से द हिल्स निकला था, जिसको जॉन मैकनन ने क्या किया था आपका संपादित किया था 1842 में। तो पत्रिकाएं पहले आ चुकी थी, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, वो पत्रिका जो आपकी गढ़वाल की पहली पत्रिका और वो हिंदी की पत्रिका होने वाली है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो गढ़वाल के क्षेत्र से हिंदी की जो पहली पत्रिका निकली वो 1902 में निकली, जिसको हम क्या कहते हैं, गढ़वाल समाचार पत्र कहते हैं। और इस गढ़वाल समाचार पत्र का जो पहला संपादक था वो था आपका कौन, गिरिजा दत्त नैथानी। अब गिरिजा दत्त नैथानी है तो इसको गिरा दो, और गिरता आदमी कहां से, जनरली पहाड़ से गिरता है। तो ये पहाड़ आपकी एक ऐसी जगह है, यानी हम पहाड़ से कहां पहुंच गए थे, हम सीधा लैंसडाउन पहुंच गए थे। तो ये जो आपका पहला समाचार पत्र निकला है उत्तराखंड का, जिसको मैं क्या कह रहा हूं आपका गढ़वाल समाचार पत्र, इसका संपादन किया गया था गिरिजा दत्त नैथानी के द्वारा। कहां से, लैंसडाउन के क्षेत्र से। ठीक है, तो गढ़वाल का पहला समाचार पत्र कौन सी भाषा का, हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। ठीक है, अगर अंग्रेजी का आता है तो द हिल्स आएगा, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा जब मैं पत्रकारिता पे आऊंगा। नेक्स्ट आपका आया था हैप्पी क्लब। ठीक है, और हैप्पी क्लब आप सभी लोगों को पता है कि हैप्पी, मैंने पहले भी बोल दिया था कि जो नवयुवक थे, जो नौजवान लोग थे, उन नौजवान लोगों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना था। देश की स्वतंत्रता के लिए जो है आंदोलन हो रहे थे, और उन आंदोलनों में जो सबसे बड़ा रोल था वो रोल किसका होता है, नवयुवकों का ही होता है। आज भी देखो, अगर कोई बड़ा आंदोलन होता है तो जब भी जो है खड़ा होना आता है तो नवयुवक खड़े होते हैं। अन्ना हजारे अगर खड़े हुए थे तो अन्ना हजारे के साथ सारे 60+ 70+ खड़े नहीं हुए थे, उसके साथ यूथ ज्यादा खड़ी हुई थी। आपने निर्भया कांड में देख लिया कि निर्भया कांड में इतना बड़ा केस हुआ था, उसमें सारी यूथ ने जो है कैंडल मार्च निकाला था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूथ का जो है हर सोसाइटी में आपका रोल है, हर अर्थव्यवस्था में आपका बहुत अच्छा रोल है, और वही जो है किसी अर्थव्यवस्था को क्या करती है, गिराती भी है, चढ़ाती भी है। तो इसी क्लब में, इसी उद्देश्य से आपका गोविंद वल्लभ पंत और हर गोविंद पंत ने आपका अल्मोड़ा में 1903 में क्या किया, आपका हैप्पी क्लब को स्थापित किया, और राष्ट्रीय स्तर पर नवयुवकों में चेतना लाने के लिए, ठीक है, उनको एजुकेट करने के लिए, उनको सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए जागृत करने का काम किया इस हैप्पी क्लब ने, कल बता चुका हूं। नेक्स्ट मैं खत्याड़ी गांव पे आ रहा हूं। खत्याड़ी गांव की घटना कोई बड़ी घटना नहीं है, किताबों में नहीं मिलेगी आपको, लेकिन ये घटना आपको याद रखनी है केवल एक उद्देश्य के लिए कि इस घटना के कारण अंग्रेजों के लिए जो हमारे मन में भय था वो भय समाप्त हो गया। ठीक है, तो 16 ये खत्याड़ी जो गांव था, खत्याड़ी गांव अल्मोड़ा में ही आपका एक गांव पड़ता है, और इस गांव में क्या हुआ आपको पता है कि उस दौर में जो है आपका कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त प्रथाएं जो है आपकी चरम पर थी अपने, यानी लोगों से जो है सामान जो है ढुआया जाता था और उनको पैसा नहीं दिया जाता था, फ्री फोकट में काम कराया जाता था, उन पे अत्याचार किए जाते थे। तो अभी जो खत्याड़ी गांव है अल्मोड़ा का, इस खत्याड़ी गांव के लगभग 16 आपके नवयुवक थे। उन 16 नवयुवकों ने क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार को कुली बेगार उपलब्ध कराना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको बेगार उपलब्ध नहीं कराएंगे, हम आपको कुली उपलब्ध नहीं करवाएंगे, जिसकी वजह से ब्रिटिश प्रशासन जो है आपका क्या हो गया, नाराज हो गया, और इसने नाराज होकर क्या कर दिया, इन 16 ग्रामीणों के साथ अन्य ग्रामीणों को जो है क्या कर दिया, हवालात में डाल दिया, जेल में डाल दिया। हवालात और जेल में डालने के बाद इन्होंने उनको वही नहीं छोड़ा, उनपे आईपीसी की धारा 174 भी लगा दी। आईपीसी की धारा 174 लगाने के बाद इन पे जो है तरह तरह के उत्पीड़न किए गए, इनको जो है बहुत बुरी तरह से मारा गया, और इन पे जो है फिर केस चलाया गया। लेकिन फायदा क्या हो गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब ये केस गया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है पूरे केस को देखते हुए अंत में जो है इन 16 ग्रामीणों के साथ अन्य ग्रामीणों को क्या कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया कि आप लोगों का जो आंदोलन था वो बिल्कुल सही था और हम आपका सपोर्ट करते हैं, आप लोग निर्दोष हो और आप लोगों को बरी किया जाता है आईपीसी की धारा 174 के तहत। तो अब इस घटना से कोई बड़ी घटना नहीं निकली, लेकिन इस घटना से लोगों के मन में एक भय था अंग्रेजों को लेके कि अंग्रेज क्या कर सकते हैं हमारे साथ, हमें जेल में डाल सकते हैं, हमें अंदर कर सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। तो यहाँ से जो अवधारणा हमने बना रखी थी कि हम लोग जो है क्या है इनके अगेंस्ट खड़े होकर जो है बच नहीं पाएंगे, तो ये अवधारणा खत्म हो गई। यानी लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति जो भय था वो भय खत्म हो गया, और उस घटना के बाद जो है उत्तराखंड में आपकी कई घटनाएं आपकी आगे होती है। ये हो गई आपकी खत्याड़ी गांव की घटना। ठीक है, कल ये टमटा सुधारणी सभा में अभी नहीं कराऊंगा आपको, क्योंकि ये सामाजिक जो आंदोलन आएंगे उनमें आएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम वर्ष 1906 में। ये कल की स्लाइड में नहीं दिखा होगा। एक्चुअली देखो, जब हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो स्वतंत्रता में जो है बात करते हुए हम आपको पता है कि हम कुछ ऐसे सॉन्ग्स को भी पढ़ते हैं जिनकी वजह से हमारे मन में देश के लिए कुछ करने का जज्बा उत्पन्न होता है, और उन्हीं में से एक सॉन्ग है आपका वंदे मातरम, जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सभी लोगों को पता होगा।
ठीक है। तो वर्ष 1906 में जो वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, राष्ट्र गीत जो है आपका, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, उस गीत का कुमाऊनी भाषा में क्या किया? अनुवाद किया एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था हरिराम त्रिपाठी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है आपका कि वर्ष ये कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने वंदे मातरम का संस्कृत कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया? तो हरिराम त्रिपाठी था। और वंदे मातरम एक ऐसा वर्ड है कि इस वंदे मातरम को उस दौर में जो है आपका क्या माना जाता था? देशद्रोह का कारण माना जाता था। एक ऐसा वर्ड था जिसके वजह से जो है लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा लग जाता था। ठीक है, तो अब ये हरिराम त्रिपाठी क्या कर रहा है? इसका कुमाऊनी भाषा में अनुवाद कर रहा है और क्या है, लोगों के मन में जो है देश के लिए कुछ करने का, वंदे मातरम कहते हुए जो है आगे बढ़ने का एक जज्बा उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको कि लॉर्ड हार्डिंग जो आपके क्या थे? वायसराय थे। उस लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का एक जो है प्लान किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। ठीक है, और इस रास बिहारी बोस के द्वारा जब इस पे हार्डिंग पे बम फेंका गया था, तो इस बम कांड में हार्डिंग तो बच गया था, लेकिन 3 लोग बाकी मारे गए थे। और अब यहाँ पे इस घटना का जो सूत्रधार था आपका रास बिहारी बोस, वो इस घटना को अंजाम देगा, भले कहीं और देगा, लेकिन इस घटना की जो मीटिंग की गई थी, इस घटना को किस तरह से किया जाना है, वो जो गुप्त बैठक की गई थी वो देहरादून में की गई थी। ठीक है, तो रास बिहारी बोस का आपका ये रोल है कि जो आपका क्या हुआ था, आपकी गुप्त बैठक हुई थी हार्डिंग को प्लान करने की, मारने की, वो आपकी देहरादून के एफआरआई में हुई थी, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुई थी। आपको ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, छोटे छोटे तथ्य हैं। ये कोई मतलब ये नहीं है कि आप सोचोगे कि कोई कहानी नहीं है, कोई टाइटल नहीं दे रखा, इनमें टाइटल कुछ नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका अल्मोड़ा कांग्रेस। यहां से आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 1885 में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी, उस स्थापना का उद्देश्य क्या था? उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था, जो आपके बुद्धिजीवी वर्ग था, यानी जो पढ़ा लिखा वर्ग था, वो जो बुजुर्ग वर्ग था, जो नर्मदल से संबंधित था। ठीक है, यानी जो आपके क्या थे? उदारवादी लोग थे। वो उदारवादी लोग क्या कर रहे थे? आपका ब्रिटिश प्रशासन में घुस के जो है क्या करना चाह रहे थे? अपनी मांगे पूरी करवाना चाह रहे थे, यानी याचना के माध्यम से। पहले हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट के अंदर घुसेंगे, पहले हम मेंबर बनेंगे, और उसके बाद जो है हम आराम आराम से क्या करेंगे? सीढ़ी दर सीढ़ी जो है क्या करेंगे? इनसे डिमांड करते रहेंगे और स्वतंत्रता की ओर जाएंगे। ठीक है, तो ये उदारवादियों का एक समूह था, बुद्धिजीवियों का एक समूह था, और इसी उदारवादी समूह के द्वारा फिर 1912 में अल्मोड़ा में जो है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई। और अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना में जो रोल निकल के आ रहा है, वो ज्वाला दत्त जोशी का निकल के आ रहा है, बद्री दत्त जोशी का निकल के आ रहा है, हरिराम पांडे का निकल के आ रहा है, वाचस्पति पंत का निकल के आ रहा है। देखो यहाँ पे बद्री दत्त पांडे नहीं है, बद्री दत्त जोशी है, इसका भी विशेष ध्यान रखना। बद्री दत्त पांडे भी आएगा, ठीक है, लेकिन जो बड़ा रोल है इसमें वो किसका है? बद्री दत्त जोशी का है। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। ज्वाला दत्त जोशी, बद्रीदत्त जोशी, हरिराम पांडे और वाचस्पति पंत जैसे लोगों ने जो है इसमें क्या किया था? इसकी स्थापना में जो है महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। ठीक है, बाकी कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य सभी को पता है कि देश में जो भी आंदोलन चल रहे थे स्वतंत्रता से रिलेटेड, उनको क्या करना था? आपका जो है उनको क्रमबद्ध करना था और उनको जो है सही तरीके से, अहिंसक तरीके से आगे बढ़ाना था, उनको गति प्रदान करना था। ठीक है, तो ये आपका कांग्रेस था, अल्मोड़ा कांग्रेस थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं पूछा जाता, आज तक इसने संस्थापक भी नहीं पूछे, किताबों में आपको संस्थापक भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहां से जो पूछता है वो डायरेक्ट पूछता है कि अल्मोड़ा कांग्रेस कब स्थापित हुई? आपकी अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 में स्थापित हुई। ठीक है, ये आपका ध्यान रखना है। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में चमोली जनपद पे आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आगे का टॉपिक आपके लिए भारी पड़ जाएगा। होम रूल लीग की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, होम रूल का मतलब होता है अपना क्या? हमारा अपना शासन। होम का मतलब क्या होता है? घर, यानी लोकल। ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी घर के माध्यम से अपने स्वयं के नागरिकों के द्वारा शासन को चलाया जाना। जबकि भारत का शासन कौन चला रहा था? ब्रिटेन चला रहा था। ठीक है, तो होम रूल लीग जो आपका 1914 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड का हो या इंडियन हिस्ट्री का हो, दोनों से पूछा जाता है। ठीक है, तो पहली बात अगर मैं बात करता हूं कि होम रूल आपका वर्ड जो है, ये होम रूल वर्ड आया कहां से? देखो, ये होम रूल जो वर्ड था, ये होम रूल वर्ड या ये जो वर्ड था आपका, ये जो शब्द था, ये लिया गया आयरलैंड से। ठीक है, तो आयरलैंड में जो है 1870 के आसपास एक क्रांति हुई थी होम रूल से रिलेटेड, और उसने पूरे देश की दशा बदल दी थी। इसी वजह से जो है आपका आयरलैंड की अवधारणा से लिया गया वर्ड था ये होम रूल वर्ड।
और इस होम रूल वर्ड को पहली बार जो यूज किया था वो श्याम कृष्ण जी वर्मा ने यूज किया था। कहां पे किया था? ब्रिटेन, लंदन में यूज किया था। ठीक है, तो पहले भारतीय जिन्होंने इसका शब्द का यूज किया था उसका नाम क्या था? श्याम कृष्ण जी वर्मा थे, जो लंदन में थे उस दौरान। 1905 की ये घटना है। 1905 में उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था आपका लंदन में। ठीक है, तो ये होम रूल लीग अब जो है भारत में जो है क्या कर रहा है, एंटर होने वाला है। और इसको एंटर कराने का जो श्रेय दिया जाता है भारतीय इतिहास में, वो दिया जाता है श्रीमती एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट के नाम आपने सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण एक लेडी निकल के आती है। थियोसोफिकल जो सोसाइटी थी, उस थियोसोफिकल सोसाइटी से आपकी रिलेटेड थी। अभी थियोसोफिकल सोसाइटी क्या थी ये आपको इतिहास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये उत्तराखंड के इतिहास की हम बात कर रहे हैं, हम केवल उत्तराखंड के लोगों की बात करेंगे यहाँ पे। तो होम रूल लीग या होम रूल जो ये वर्ड है, श्याम कृष्ण जी वर्मा ने ये वर्ड यूज किया और फिर इस लीग को भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है किसको? आपका एक तरह से एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट एक्चुअली 1914 में इस रूल को शुरू करने वाली थी, होम रूल लीग को शुरू करने वाली थी। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि 1914 में क्या हो गया था? आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था। तो पहले विश्व युद्ध के शुरू होने के कारण उनकी जो ये सोच थी होम रूल लीग की, ये स्थापित नहीं हो पाई। ठीक है, तो अब जो है लोगों के मन में होम रूल के बारे में पता था, लेकिन जो है आंदोलन आपका शुरू नहीं हो पाया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। लेकिन ये अवधारणा उससे पहले उत्तराखंड में शुरू हो गई होम रूल लीग की। ठीक है, तो उत्तराखंड के क्षेत्र में अगर मैं होम रूल लीग की बात करता हूं तो उत्तराखंड में होम रूल लीग 1914 में स्थापित हुआ था अल्मोड़ा के क्षेत्र से। ठीक है, होम रूल लीग अल्मोड़ा से स्थापित हुआ था 1914 में। और इसके संस्थापकों में आप सभी लोगों को देख लो, यह गढ़वाल के क्षेत्र में हमारे जोशी कम होते हैं, पांडे कम होते हैं, ठीक है, मेहता कम होते हैं, आपके सारे कुमाऊं में होते हैं। ठीक है, तो कुमाऊं से आपके बद्रीदत्त पांडे सबसे पहले आएंगे, हेमचंद्र जोशी, विक्टर मोहन जोशी, ठीक है, और मोहन सिंह मेहता हो गया, आपका चिरंजी लाल हो गया और गुरुदास शाह हो गया। ये वो लोग हैं जो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो है होम रूल लीग को स्थापित करने वाले हैं। सवाल पूछा जाता है डायरेक्ट कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन में आपके पास 1916 भी आएगा। बंधु दरवाजा बंद कर देना बंधु। ठीक है, 1914 में जो है आपका उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी और 1916 में जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय स्तर पे जो है होम रूल लीग को प्लान किया गया था। ठीक है, तो 1914 में उत्तराखंड में आप होम रूल लीग की स्थापना करा दो और होम रूल लीग का जो उद्देश्य निकल के, बंधु दरवाजा बंद कर देना। तो ये जो होम रूल लीग है इसके उद्देश्य क्या थे? तो देखो, होम रूल का मतलब होता है आपका स्वशासन। ठीक है, स्वशासन का मतलब है अपना शासन, अपने नागरिकों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। अब ये नहीं है कि भाई ये अदिति है और इस अदिति के घर में 6 मेंबर हैं, ठीक है, और घर इनका कौन देख रहा है? पड़ोसी देख रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो घर कौन देखेगा? वही देखेगा जिसका घर था। यानी हम भारतीय लोग हैं, हम भारतीय नागरिक हैं और हम भारतीय नागरिकों को क्या कर रहा है? अपना प्रशासन खुद देख रहा है। तो अब इसका जो उद्देश्य निकल के आता है वो यही उद्देश्य निकल के आता है कि ब्रिटिश जो समाज था, उस ब्रिटिश समाज या साम्राज्य के अधीन रहते हुए हमें क्या करना था? संवैधानिक तरीके से क्या करना था? अपने स्वराज की प्राप्ति करनी थी। क्यों? क्योंकि जब तक ब्रिटिशर्स नहीं हटेंगे तब तक हम स्वराज प्राप्त नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर बैठे हुए थे, सारे अधिकारी हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स बैठे हुए थे। तो इस यूनिट ने आपका क्या करा? संवैधानिक तरीके से जो है क्या की? स्वराज की मांग की, ठीक है, स्वशासन की मांग की। और फिर इन्होंने प्लान किया, वही जो कांग्रेस ने प्लान किया था कि सबसे पहले क्या करो? आपका ब्रिटिश सरकार के अंदर घुसो, वहां पे क्या करो? आपके मेंबर्स बनो। और मेंबर बनने के बाद जो है धीरे धीरे जैसे मेंबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा? ब्रिटिश सरकार कमजोर होती जाएगी और उनकी कमजोरी की वजह से फिर कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे? अपने स्वशासन को ऊपर उठाएंगे, अपने होम रूल लीग को ऊपर उठाएंगे। तो ये था आपका वो। अब आते हैं थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं बार बार अगर आपको बोल रहा हूं तो किसी रीजन से ही बोल रहा हूं। मैं पहले बता रहा हूं, ये जो स्लाइड है भारतीय राष्ट्रीय जो आपका इतिहास है उससे भी जोड़ के देखें, भारत का आधुनिक इतिहास है उससे भी जोड़ के देखना है आपको। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मैं बात करता हूं तो देखो, मैंने कहा था होम रूल का जो कॉन्सेप्ट आया था भारत में वो लाई थी आपकी श्रीमती एनी बेसेंट, लेकिन उसका श्रेय जो है कौन ले गया? आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ले गया। एनी बेसेंट से पहले जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या कर दिया? होम रूल लीग की स्थापना कर दी। और इस होम रूल लीग की तो स्थापना की आपकी किसने? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। मैंने आपको डेट लिखी हुई है, 28 अप्रैल 1916 को। ठीक है, तो 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना आपका लोकमान्य बाल गंगाधर के द्वारा की गई। और इसका जो प्रभाव था, ठीक है, कहाँ इसने जो है ज्यादा जो है आपके अपने मेंबर्स बनाए, वो क्षेत्र आपका एक कर्नाटक हो गया,
महाराष्ट्र, केवल मुंबई को छोड़ के। मुंबई का क्षेत्र किसका था आपका? इस मुंबई के क्षेत्र में जो है आपका काम कौन करेगी? आपका एनी बेसेंट करेगी। ठीक है, तो कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रांत हो गया, और बरार वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है। ठीक है, यहां से सबसे ज्यादा मेंबर बने इसके। ठीक है, सवाल पूछा जाता है आपका कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जो ये होम रूल लीग था, इस होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले सचिव कौन थे? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की ये होम रूल लीग थी, इसका जो पहला अध्यक्ष था वो जोसेफ बैप्टिस्टा था। ठीक है, क्या था? जोसेफ बैप्टिस्टा था। और सचिन कौन, ये जो सचिव था इसका, वो CN केलकर था। ठीक है, जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव CN केलकर था। अब जो है कुछ भी चीज आप करते हो, प्लान करते हो कि मुझे फ्यूचर में कुछ करना है। अब सपोज मैं ही कोचिंग का प्लान कर रहा हूं, तो कोचिंग का प्लान तो मैं ऐसे तो नहीं है कि मैं बेड पे बैठा हुआ हूं और मेरे पास बच्चे खुद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तुम भी कहीं से आए, किसी माध्यम से आए। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐड बनाया। ठीक है, मैंने क्या किया, ऐड बना के जो है क्या किया, उनको जो है अपने व्हाट्सएप पे ट्रांसफर किया। व्हाट्सएप पे जो है मेरे मेंबरों पे दिया। तो अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको प्रसार करना था, इसको जो है फैलाना था कि भाई हमने होम रूल लीग शुरू की है और आप लोग पार्टिसिपेट करो और आंदोलन में भाग लो। तो यहाँ पे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाए गए दो आपके समाचार पत्र हैं। एक का नाम, समाचार पत्र का नाम है मराठा और एक का नाम है केसरी। तो इस आपका किसने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठा और केसरी समाचार पत्रों के माध्यम से इस होम रूल लीग को क्या करना, पॉपुलर करने का जो है क्या किया, माध्यम बनाया। तो केसरी और मराठा जो समाचार पत्र थे वो किसके थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के थे, पहले बता रहा हूं। और इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से इसने होम रूल लीग को क्या किया था, आपका विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी, अपने इस आंदोलन को क्या किया था, प्रसार दिलाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तीन जो पॉइंट है इसके, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग है, तो ये पहले शुरू हुआ था। उसके बाद आता है एनी बेसेंट का अखिल भारतीय होम रूल लीग। इसका एनी बेसेंट का अखिल भारतीय होम रूल लीग, ये जो आपकी लेडी है, ये आयरिश लेडी है, आयरलैंड की रहने वाली है। और आयरलैंड की रहने वाली जो लेडी थी, ये लगभग जो है 1993 के आसपास जो है भारत में आई, और उसके बाद थियोसोफिकल जो सोसाइटी थी उसकी कार्यकर्ता बन गई। अभी आयरलैंड की जो लेडी थी एनी बेसेंट, इसको भारत के प्रति बहुत प्यार था, बहुत मोह था। यही कारण था कि समय समय पर इसने भारतीयों की स्वतंत्रता की बात की, और उसी स्वतंत्रता की बात को आगे बढ़ाते हुए सितंबर 1916 में, ठीक है, 1916 में इसने मद्रास का अडियार है, उस अडियार में क्या कर दिया, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कर दी। तो देख लो, एक आपका अप्रैल आ रहा है, एक आपका सितंबर आ रहा है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि कौन सा आंदोलन पहले शुरू हुआ है। ठीक है, तो स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास के अडियार में हुई थी। इसका जो सचिव था वो था आपका जॉर्ज अरुंडेल। ये पूछा गया है, अरुंडेल समिति भी आपको पता होगी, एक अरुंडेल समिति भी बनी थी। तो इसका सचिव कौन था, जॉर्ज अरुंडेल था। इसने कुछ समाचार पत्र निकाले थे, ठीक है, जैसे कॉमनवेल्थ हो गया और न्यू इंडिया हो गया। तो इसने अपने इस अखिल भारतीय होम रूल लीग का जो प्रचार प्रसार किया, उसके लिए इसने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जैसे समाचार पत्रों का सहारा लिया। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूं, तो इसका एरिया अगर देखा जाए तो ये जो एरिया पीछे लिखे हैं मैंने, इन एरिया को छोड़ के, कर्नाटक को छोड़ के, महाराष्ट्र का मुंबई छोड़ के, ठीक है, मध्य प्रांत हो गया, बरार हो गया, इनको छोड़ के पूरे भारतवर्ष में इसकी जगह जगह शाखाएं बनाई गई। ठीक है, और इसका प्रचार प्रसार किया गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक आपका क्या हो रखा था, बॉन्ड हो रखा था कि जिस क्षेत्र में जो है मेरा क्या होगा, आपका लीग होगा, उस क्षेत्र में आपका लीग नहीं होगा। तो ये हो गया आपका। देन उसके बाद जो है आपका एक बंदा है आपका गोपाल कृष्ण गोखले, जिसको हम क्या कहते हैं, महात्मा गांधी के गुरु भी कहते हैं। इस गोपाल कृष्ण गोखले की जो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया थी, इस सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोगों को प्रारंभिक दौर में होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी लीग थी जिसको ये एनी बेसेंट के होम रूल लीग में जो है स्थान नहीं दिया जा रहा था, प्रवेश नहीं दिया जाता था। वो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया थी। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो आपका यूनिट थी, इस यूनिट को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को, जिसको हम क्या कहते हैं, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने बता दिया कि ये जो आंदोलन है, देख लो, श्याम कृष्ण जी वर्मा मैंने लिखा हुआ है, आयरलैंड से ये वर्ड लिया गया है। और पहले बता दूं, अब सवाल जब अगर पूछा जाए एग्जाम में कभी कि भारत में
या भारत की आजादी में सर्वप्रथम होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया, तो उसमें आपका एनी बेसेंट का नाम भी आता है, उसमें आपका इसका नाम भी आता है, क्या नाम है इसका, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम भी आता है, 2 नाम और दे देगा आपको। तो अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं, इसमें होम रूल लीग में टिक कर देते हैं किसका, एनी बेसेंट का नाम। ध्यान रखना, आंदोलन जो शुरू किया था, जो लीग शुरू की थी, वो लीग शुरू की थी पहले किसने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अवधारणा भले ही आपकी कौन लाई थी, आपकी ये आपकी एनी बेसेंट लाई थी, लेकिन इस लीग को स्टार्ट करने का जो श्रेय दिया जाता है भारत में, किसको दिया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, वो आपका किसको दिया जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी एक स्लाइड थी। बाकी जो कल का प्रेम सभा है, ये मैं आपको कल बताऊंगा, कुमाऊं प्रतिशत ज्यादा हो जाएगा फिर, नहीं तो इन 3 स्लाइडों को आप कॉपी कर लेना, और यहीं पे मैं इन स्लाइडों को रोक रहा हूँ। और अब जो हमारा टॉपिक था, मैं उस टॉपिक पे आ रहा हूँ आपके। क्या हो गया, दांडी यात्रा तो रश्मि यहाँ से कुछ पूछना है, रश्मि या किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ से, तो इन 3 स्लाइडों से। सर ये इसकी बाल गंगाधर तिलक, हाँ, ये बाल गंगाधर तिलक ने ये होम रूल की स्थापना अप्रैल में ही की थी। अप्रैल में, हाँ, नहीं अप्रैल मार्च नहीं, अप्रैल है, कंफर्म अप्रैल है। मैंने आपको डेट भी दिया, 28 अप्रैल को आपकी स्थापित हुई थी, कंफर्म डेट है, ठीक है, इससे घबराना मत। इसकी डेट कभी नहीं पूछता हो, इसकी डेट नहीं पूछता है, इसमें डायरेक्ट पूछता है कि होम रूल लीग को सर्वप्रथम भारत में किसने प्रारंभ किया था, राष्ट्रीय स्तर पर जो शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, उन लोगों माने बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। अप्रैल में शुरू की थी इसने, ये आपको ध्यान रखना है, उसने सितंबर में की थी, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। बाकी अगर मैं देखूं आपसे, तो मैं अब थोड़ा सा मैं डिस्ट्रिक्ट पे आ रहा हूं। आप सभी लोगों को पता है कि फ्राइडे को मैं डिस्ट्रिक्ट्स क्या करता हूं, डिस्कस करता हूं। आज का टॉपिक मुझे डिस्कस नहीं करना था, लेकिन मुझे लगा कि ये टॉपिक मुझे जल्दी खत्म करना है, इस वजह से मैंने 2-3 आपको टॉपिक और बता दिए, बहुत आसान थे। होम रूल लीग के बारे में देख लेना, बाकी कुछ नहीं है इसमें।